एक चेहरे को आपने अक्सर देखा होगा जम्मू में पुंछ के लिए आवाज़ उठाते हुए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाते हुए। मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट सैयद ज़ीशान की, जो कि हक इंसाफ कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। आज 9 साल हो गए हैं हक इंसाफ कौंसिल को। उसके चलते आज यहाँ पे प्रोग्राम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की। ज़ीशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, हक इंसाफ जब कौंसिल आपने ये बनाई, इस ऑर्गेनाइजेशन को, क्या आपका मोटिव था, किस वजह से आपने बनाई? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ऐसे काम करते हैं, पुंछ में सोशल एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा हैं लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं किया जाता। सबसे पहले आपका शुक्रिया इस्तार भाई। मैं आपको बताऊं कि आपने जो पूछा कि हक इंसाफ कौंसिल क्यों बनाई, इसका नाम ही बताता है कि ये क्यों बनाई। हक इंसाफ, इसका नाम हमने अंग्रेजी में रखा था, मूवमेंट फॉर राइट एंड जस्टिस, क्योंकि हम ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ गए हुए थे। लेकिन बाद में सोचा यार कि हमारे लोगों को जो है वो समझ आनी चाहिए कि ये राइट एंड जस्टिस है क्या, ये किस शय का नाम है। जैसे अभी तनवीर भाई ने की तकरीर की तो उन्होंने कहा यार कि वहाँ पे पूछो कि आपके पीएम का नाम क्या है, वो कहते हैं डुनू गांव, और पूछो चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, वो कहते हैं मंडी। ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत हुई है। तो हमने हक इंसाफ कौंसिल हक और इंसाफ के लिए बनाई थी कि हक और इंसाफ जिन लोगों तक नहीं पहुँचता, जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जब भी वो हमें अप्रोच करें, मेरी टीम में मैंने वो नुमाइंदे तैयार किए कि कम से कम वो उनकी फाइल जो है वो लेके दफ्तर तक वो लेके जा सकें, उनको बताएं कि ऐसे करना है, यहाँ जाना है, इससे काम होगा, और उनकी पूरी मदद करें। और जो भी हमें वर्गलाए आपस में बांटने की कोशिश करे, हम उसको एक्सपोज करें। हमारा ये मुद्दा था। और सबसे मेन ये था कि क्या एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, मिनिस्टर का बेटा ही मिनिस्टर बनेगा? क्यों एक मास्टर का बेटा, क्यों एक ड्राइवर का बेटा, क्यों एक मजदूर का बेटा, क्यों एक दुकानदार का बेटा जो है वो लीडरशिप में, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता? क्यों एक एस्टेब्लिश ठेकेदार जो पिछले 50 साल से ठेकेदार कर रहे हैं, उनको ग्राम में भी कहते हैं ये ठेकेदार 50 साल पुराने ठेकेदार। यार पुरानी ठेकेदारी तो हमने तब खत्म कर दी थी जब हमने हिंदुस्तान का आइन जो है वो नाफिज किया था। हमने कहा था सब एक बराबर है, और उस बराबरी को हमने खुद खत्म कर दिया। सब ठेकेदारों को अपना बाप मान लिया कि यही हमारे माई बाप रहेंगे जब तक हमने। तो ऐसा नहीं चलेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग समझ रहे हैं, समझेंगे, और इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। 9 साल से धक्के खा रहे हैं। लोग कहते हैं कोई बीजेपी का एजेंट है, कोई कहता है कांग्रेस का एजेंट है। हम तो खुदा के एजेंट है भाई। बाकी किसी से हमने कोई पैसे खाए हुए नहीं कि हम किसी को जवाब नहीं। और मेरा बिल्कुल क्लियर और कैटेगरिक ये पैगाम और ये मैसेज था जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि यार अब गरीब का बच्चा भी बोलेगा, वो पढ़ेगा भी, बोलेगा भी, और अपनी बात मनवाएगा भी। उनके लिए लड़ना होगा। मैं रोड से लड़ना शुरू करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, और इंशाल्लाह लड़ा हूँ। कोविड का मसला था, आई वॉज द पिटिशनर इन ऑनरेबल हाई कोर्ट। कोविड में ऑनलाइन वीडियो, हमारी वीडियोग्राफी से वो कन्वेंशन चल रही, वो केस की समाप्त हो रही थी, तो मैंने प्लीड किया है पुंछ के लिए। मैंने कहा था सर यहाँ पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं हर पंचायत में, वहाँ चलाएगा कौन उसको? एनेस्थीसिया का हमें टेक्नीशियन ही कोई नहीं है, पुंछ में डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो आपका 3-4 सारे डॉक्टर हैं, 3-4 तो 4 लाख की 5 लाख की कैटर करने के लिए पॉपुलेशन, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारा मकसद ही है, लड़ेंगे और जीतेंगे। ज़ीशान साहब, एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूँगा, जिस तरह काफ़ी अच्छे से आपने देखा होगा लोगों की जद्दोजहद रहती है डेवलपमेंट को लेकर। 370 एब्रोगेशन के बाद बीजेपी का जो नारा था कि एक ये रोड़ा है, रुकावट है ये 370 जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। आज लोगों को उम्मीदें थी कि शायद कुछ बेहतर होगा, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो आर्डर निकला है, हाल ही में आपने भी सुना होगा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह पे कि आप गरीब लोगों के घरों पे पंजा चलने वाला है। किस तरह से इस चीज़ को आप देखते हैं? जनाब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जमहूरियत, डेमोक्रेसी पता क्या होता है? डेमोक्रेसी वहाँ पे होती है जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है ना, वहाँ पे जमहूरियत नहीं होती, वहाँ पे तानाशाही होती है। राजा था, मुनार्क सिस्टम था। महाराजा हरि सिंह थे, गुलाब सिंह थे, डॉक्टर करण सिंह थे, मोती सिंह, सदर रियासत करण सिंह थे जो लास्ट मुनार्क थे। और उसके बाद जब से यहाँ जमहूरियत का निज़ाम जो है वो मायल हुआ, जमहूरियत आ गई, तो आप देखें कि उसके बाद जमहूरियत में और उनमें क्या फ़र्क था? उसमें यह था कि एक बंदा जो है वो सब पे रूल नहीं करेगा। लोग अपने नुमाइंदे चुन के जो है असेंबलियों में भेजेंगे, सरपंच बनाएंगे, बीडीसी बनाएंगे, डीडीसी बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे, वाइस चेयरमैन बनाएंगे, और लोगों से वो लोग लीडर पूछ के फैसला करेंगे कि इन लोगों का करना क्या है। हमारे साथ क्या हुआ? इलेक्टेड असेंबली को 2018 में डिसॉल्व कर दिया डिसॉल्व। उसके बाद तो यहाँ पे जमहूरियत का जनाजा निकल गया, डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई ना। फिर इन्हें ढिंडोरा पीटा जनाब, अब बीडीसी इलेक्शन होंगे, सरपंची इलेक्शन होंगे, डीडीसी इलेक्शन होंगे। इन्हें वो इलेक्शन कंडक्ट करवा के इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये संदेश दिया कि लोग जो हैं वो बीजेपी की सरकार के इन तमाम डिसीजन से बहुत खुश हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी पहाड़ियों को एसटी देंगे।
इस तरह के प्रोपेगेंडाज कर करके इनने बार बार क्या किया, लोगों को डिवाइड किया और रूल किया। एलजी मेरा नुमाइंदा नहीं, एलजी यूनियन गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, एलजी मोदी जी का, अमित शाह जी का नुमाइंदा है, वो मेरा नुमाइंदा नहीं। मेरा नुमाइंदा जो मेरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के जाएगा असेंबली में और मेरी बात रखेगा, वो नुमाइंदा। एलजी मेरा नुमाइंदा। आप जानते थे एलजी को जम्मू कश्मीर में आने से पहले? कोई नहीं जानता। और इसीलिए जब भी आप जमहूरियत का कत्ल करेंगे, आपको क्या लगता है कि बोलने वाला कोई भी नहीं होगा? ठीक है, अच्छे काम भी हो रहे हैं। इसको इंटरनेशनली अगर देखा जाए, एक रिजिड, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनने की वजह से इंटरनेशनली हमारी शायद कुछ छवि सुधरी है, शायद कुछ काम अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर भी तो आप ही का हिस्सा है यार। अगर पूरे हिंदुस्तान के चर्चे पूरे वर्ल्ड में हैं, तो हिंदुस्तान के चर्चे, जम्मू कश्मीर के चर्चे, मतलब जम्मू कश्मीर ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम लोग पिछले 30 साल से टेररिज्म से, मिलिटेंसी से लड़ते रहे। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि यहाँ पे अमन को बिगाड़ा जाए। अब जनाब 370 आपने इस गारंटी पे तोड़ा जनाब कि अब तो हम उनको बचने नहीं देंगे, पाकिस्तान आप कुछ करेगा ही नहीं, अब यहाँ पे टेररिज्म को हम वाइप आउट कर देंगे। और परसों मेरे 6 लोग मारे गए रजौरी में यार, कौन जिम्मेदार है? किसी और वो सिर्फ तमाशा करने के लिए आ जाते हैं, उनके जनाजों पर भी सियासत करते हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पॉलिटिक्स पे। ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लाशों पे, जनाजे पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आज ही के दिन 19 जनवरी 1990 को मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर से निकाला गया था। मुझे उनका दर्द है। आज वो लोग क्या मांग रहे हैं ना कि हमें वापस जम्मू लाओ, हम नहीं नौकरी करना चाहते कश्मीर। तो ये बीजेपी वाले कहते थे हम उनको बसाएंगे। अब जब इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? किस पे आयद होती है? बीजेपी पे। एलजी उनका है। और मेरे को सबसे बड़ी ये बेवकूफ़ी लगती है जम्मू कश्मीर की आवाम की, एलजी एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, यूनियन गवर्नमेंट का। बीजेपी के दफ्तर में रविंद्र रैना कौन? डीसी है, कोई एसपी है, वो कौन है? वो एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में रूलिंग पार्टी नहीं है। लोग उसके मुड़ मुड़ में देखता हूँ जनाब, किसी ने धरना लगाना होता है, वो रविंद्र रैना के आगे जाके खड़ा हो जाता है। और रविंद्र रैना कौन है यार? मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब इसको फिर सिटिंग एमपी है, रविंद्र रैना कौन है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे लोगों की सोच, हमारा दिमाग क्या है। डीसी से हमारा काम होगा तो हम किसी पॉलिटिशियन के घर के बाहर जाके धरना लगा लेते, क्या मतलब फर्क पड़, मतलब क्या फायदा उस चीज़ का? मेरा बड़ा क्लियर कट मैसेज है लोगों को भी है कि वास्ता है खुदा का, मौत देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, जिंदा रखने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, रिज़्क देने वाली ज़ात मेरे रब की है। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप सिख हो, आपके लिए आपका धर्म जो है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको मानो कि हमारे धर्म की जैसे बाकी ग्रंथ हैं, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो भी उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, वो हमारा खुला दुश्मन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, अब एक और वजह की बात करो। पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते थे 370 की एप्लीकेशन से पहले। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहाल कर दिए। अब कितने बहाल हुए वो आप मुझसे पूछ रहे हो कि फिर मैं क्या जवाब दूं? ये गरीब लोग जो आज सड़कों पे हैं, इनके साथ लीडर नहीं है, जो इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपने बनाए, आज ये अकेले हैं। इन लोगों ने सरहदों की हिफाजत की, लेकिन आज उनको क्या मिल रहा है बदले में कि आपको घरों से निकलना पड़ेगा। 3 दिन का फरमान निकल रहा है कई जगहों पे तहसीलदार साहिबान की तरफ से, कई जगह पे 1 हफ्ते का पैगाम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना घर खाली कर दें, अदरवाइज़ जो खर्चा आएगा उसको डिसमेंटल करने में वो भी आपकी जेब से जाएगा। जनाब मेरी बात सुनो, किसी भी कुर्सी में ये ताकत नहीं है कि मेरे लोगों की तरफ आँख उठा के देख सकें। ये सिर्फ सियासत से हमें डराते हैं, ये हमें डराते हैं। यहाँ पे शेर कश्मीर पुल गिर गया था ना, हमारा कनेक्ट खत्म हो गया था पूरे हिंदुस्तान के साथ। 4 साल लगे थे हमें शेर कश्मीर पुल को रिस्टोर करने में, आपको याद? यहाँ पे बिजली बंद हो गई थी ना, हमें 2 साल लगे थे यहाँ पे बिजली बहाल करने में, आपको याद? ये इतना आइसोलेटेड एरिया है ऑलरेडी, और ये बॉर्डर पे होने की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि इनके पास तो अपॉर्चुनिटी ही कोई नहीं। और अगर ऐसे फरमान गवर्नमेंट लाएगी, इससे किसका फ़ायदा होगा? इससे उन लोगों का फ़ायदा होगा जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इन लोगों को वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कलमे के नाम पे, जो पिछले 70 साल से करते आए हैं। तो उसका नुकसान किसको फिर भरना है? इंडिया। तो ऐसी पॉलिसी क्यों लानी जिससे आपको नुकसान? इस कानून में ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या इसमें आपका क्या स्टैंड है? क्या बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? भाई देखो, रोशनी एक्ट कोई अंधेरे में बना हुआ एक्ट नहीं था। हमारी लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर की जो थी, उसने वो एक्ट बनाया। और वो इतनी पावरफुल हमारी असेंबली या हमारी लेजिस्लेचर थी, जिस पर डायरेक्टली पार्लियामेंट का भी कोई कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। पहले वो हमारी असेंबली से पास होगा, हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होगा, फिर वो
गवर्नर के पास जाएगा। जब गवर्नर किसी स्कीम को सेंटर की यस कहेगा कि ठीक है इसको आने दो, फिर वो स्कीम हम पे इम्प्लीमेंट होगी। अब आपने 140 कानून हमारे पर नाफिज कर दिए 370 खत्म करके। आपने बाहर वालों के लिए आपने कहा हम आपकी लैंड्स की प्रोटेक्शन करेंगे, आपके जॉब्स की प्रोटेक्शन करेंगे, आपको डोमिसाइल देंगे। वो सब ढकोसला है, फ्रॉड है। इन्हें रामदेव को जगह दी है सांबा में, इन्हें कोका कोला कंपनी को जगह दी है सांबा में, इन्हें बड़े बड़े उद्योगपतियों को जगह दी है सांबा में। इस वक्त भी एक रिसर्च ग्रुप अंबानी का काम कर रहा है जम्मू कश्मीर पे कि हमें कौन कौन से लोग जो है कौन कौन से इलाकों से खाली कराने हैं। मुझे तो ये खदशा है कि ये लोगों से बड़े बड़े स्ट्रेचेस पैचेस खाली करवा के ये बेचेंगे। गवर्नमेंट को इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये बेचेंगे, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचेंगे कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ यहाँ से। देखो ना यहाँ रेत बजरी का कितना बड़ा माइनिंग माफिया है। ये तो एक छोटी सी एक मतलब ये पिक्चर की अभी सिर्फ झलक है, पिक्चर बाकी है। और अगर हमारे लोग इस वक्त भी गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख इस चक्कर में पड़े, इनको पता भी नहीं चलेगा कि एक एनेक्टेड कानून जो एक इतनी बड़ी पावरफुल लेजिस्लेचर लेके आती है बीजेपी की गवर्नमेंट में, उस कानून को जो है रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाता है। हमारी इज्जत थी वो कानून। वो क्यों? क्योंकि हम चाहे वो चोर थे, डाकू थे, जैसे थे, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे ना, आने जैसे रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आसम वैसे सारे लीडर हैं। उन जिस तरह ने भी ऐसा ही बनाए थे ना। लेकिन अब जनाब जब वो लेजिस्लेचर से पास हो गया कानून, इम्प्लीमेंट हो गया, लोग जहाँ जहाँ पे थे जिनके पास 10 साल का कब्जा था, उन लोगों को वहाँ पे रहने के लिए 2-2 कमरे बनाए उनने। ठीक है, उनको जो है फिर बाद में जो है एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा आरएसएस ने किया। आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की है, 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। सॉरी, हाई कोर्ट में 25,000 करोड़ का स्कैम है जी। बहुत ही लैंड जिहाद हो गया। और बदकिस्मती से जिनने ये लैंड जिहाद टर्म निकाली थी, मैं और वो कभी इकट्ठे भी थे। तो मुझे इसका पसे मंजर क्या था ये मुझे सब पता है। मैं खुल के कहूँ तो अंकुर शर्मा सर, अंकुर शर्मा जो थे, हम एक ही चैम्बर में थे, उन्हीं का चैम्बर था। तो मैं देखता था कि क्या हो रहा है। लेकिन आज बदकिस्मती से जब मैं उनकी लाइन देखता हूँ, जो लाइन वो टो कर रहे हैं, तो मुझे शर्मिंदगी होती है अपने आप पर कि मैंने जहाँ से शुरू किया या जहाँ पे मैं था, तो वहाँ से ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो मुझे तो ये लगता था हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जोड़ के चलेंगे। हम यहाँ पे हम ये तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, ये तो बहुत क्लियर है। और कोई भी फरमान आएगा, कोई कुछ आएगा, यार ये चीज़ें इन लोगों के ऊपर, अगर ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आगे खड़े हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का पाल पाका नहीं कर सकते। पर्चे लगा सकती है, पर्चे भुगतने के लिए हम तैयार। हमारे पास ये दिनेश है, वकील है यहाँ पर, हमारे पास 50 आदिल है, वकील है, इब्रार है, वकील है, इस तरह बहुत वकील है हमारे साथ भी जो हक इंसाफ काउंसिल के हैं। लड़ेंगे यार, फिर क्या होगा। लेकिन लोग भी ईमानदार रहें। लोगों को भी रात को जिसको 5 लीटर चावल, 5 किलो चावल कोई देगा या 5 किलो तेल देगा, लोग कहेंगे जनाब मारो तो बरादरी आई है, हमने किस जानो आसानी से बरादरी आई है, एजाज माम, फलान माम। अब मैं वो बातें नहीं करना चाहता यहाँ पर, लेकिन बाद में मामे चाचे बन जाएंगे। तो उस वक्त हम दिखाई नहीं देते कि हम बेचारे जो आपके लिए लड़ते रहे, हमें कौन मजबूत करता है। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये दाढ़ी सफेद दाढ़ी वाले भी मेरे साथ हैं, काली दाढ़ी वाले भी हैं, बिना दाढ़ी के भी हैं, तब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं अगर अकेला यहाँ पे भौंक रहा होता या बोल रहा होता, कोई सुनता? कोई। अकेला कुत्ता भौंकता है। जब झुंड में शेर चलते हैं तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कांपती हैं यार कि ये शेर कहीं आगे ये मुसीबत डालें। जिशान साहब, एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूंगा, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गरीब लोगों के लिए ये जो ऑर्डर है, गरीब लोगों को कोई इसमें परेशानी वाली नहीं बात होगी। दूसरी तरफ से जो नोटिस निकल रहे वो गरीब लोगों के लिए निकल रहे। आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, बेहतर जानते हैं कानून को, क्या हो क्या रहा है? सर ये हैं बदमाश, ये चोर डाकू ब्यूरोक्रेट जो इन्हें लाए हैं ना। आपको पता है कि फर्स्ट डोमिसाइल ऑफ J&K IAS ऑफिसर कौन था? उसको जनाब बाद में CBI की रेड पड़ी, उसको मणिपुर ट्रांसफर कर दिया उस चोर को। किधर ट्रांसफर किया? मणिपुर। मेरे को उसका नाम दिमाग से निकल गया, मैं नाम भी लेता उसका। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। डाकू, पहला डोमिसाइल, मतलब सब काली उसी किसी के मैं ही पहले जमीन खरीदा है। तो जिस वक्त अपने वो चट्टे चिट्ठे खुले, काले चिट्ठे, नजर न भी नहीं लगा, तो उनको उसको फ्री पैसेज किसने दिया? गवर्नमेंट ने, LG ने। फिर कौन जिम्मेदार है? इनके घरों की तरफ 2-2 मरलों के लिए तो वो नोटिस निकाल रहा है। बिदूड़ी पहले अंडमान निकोबार में था। यार ये लोग ना, इनके सर पे कुछ अजीब तरह का कोई भूत सवार है। ये खुदा की समझ, लोगों को शरीफ मत समझना कि उतार देंगे, सब भूत उतारेंगे। और ये जो ऑर्डर्स हैं, कानून की नज़र में आप किसी का घर नहीं गिरा सकते जब तक जिनके घर नहीं है। आप तो गवर्नमेंट तो ये स्कीमें बनाती है, जिनके घर नहीं है हम उनको मकान बना के देंगे। आपको याद है रविंद्र राणा का 15,000 फ्लैट बनेगा फिर कुछ ना पकड़वाना वास्ते, याद है? बिल्कुल। किधर है वो फ्लैट? इनके बेचारे टारे गिराने के चक्कर में पड़ गए यार, आप लारा लगा के 15,000 फ्लैट।
उसी तरह आपने बाकी लोगों को कहा जनाब कि आपकी ज़मीनों को रेगुलराइज करेंगे, आपकी कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे। आपने रेगुलराइज तो नहीं किया, आप उधर भी जेसीबी लेके पहुंच गए, खुद आप सरकारी बंगलों में जो है कब्जा करके बैठे हुए हो। तो ये एक अंधेर गर्दी चौपट राजा है, ये नहीं चल सकता है, जमहूरियत में नहीं चल सकता भाई। ये अभी थोड़ी देर के लिए एक, ये पता क्या है, यहाँ ये एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है भाई जिस मुल्क में बहुत राजे महाराजे आए, बहुत जालिम बादशाह आए, बेशक और चले। ये मुल्क जिंदा रहना चाहिए। ये बड़े आए, कितने आए और कितने गए, ये भी जाएंगे, ये मेरी बात याद है। फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको गरीब लोग देख रहे हैं, जिनके नाम आए स्टेट लैंड में, जिनको नोटिस मिल रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? कोई गरीब नहीं है भाई, ठीक है। जो लोग मुस्तहिक हैं, जिन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि हम पर सबसे पहले आंच गिरेगी इस एक्सरसाइज की, उन लोगों को कुछ नहीं करना है। हमारे सारे नौजवान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं यहाँ हूँ या नहीं, वो वहाँ पे रहें। जिस वक्त उनके पास कोई आए या जिस वक्त कोई जेसीबी लेके आए, उस जेसीबी का मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। हम अगर पाकिस्तानियों को हमने पुंछ के अंदर नहीं बढ़ने दिया, 22 नवंबर को हम लिंकअप डे मनाते हैं। क्या लिंकअप डे मनाते हैं कि पुंछ के लोगों ने यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान की फोर्सेज को बाहर निकाला, यहाँ से अपने मुल्क को बचाया, अपने मुल्क की हिफाजत की। आज अब हमें घरों से निकालेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि आपको हम छोड़ेंगे? अब मैं ज़्यादा अगर बोलूँगा तो शाम तक मेरे पे भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मैं भी ऐसी बात नहीं कर सकता जो एम्बिट से बाहर हो कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई खास मैसेज आपको? बस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब, एसपी साहब, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वी अप्रिशिएट यू। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो अपने तौर तरीकों को जो है वो थोड़ा सा बदल लीजिए। आपने जो एक अपने आगे पीछे एक शेल बना के रखा हुआ है कुछ चुनिंदा लोगों का, जो आपका वेलकम भी करेंगे, जो आपको आगे भी छोड़ेंगे, पीछे भी छोड़ेंगे, और मतलब वही लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, वो आपको फुल भी देंगे, जाते भी आते भी फुल देंगे। उनसे थोड़ा बाहर निकलिए। पुंछ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, लैंडस्केप इसका बहुत बड़ा है। हर गांव में जाइए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो ज़मीन तक पहुंचाइए। पर्चे लगते, मैंने सुना है कि पर्चों के पैसे ले रहे हैं, कि पर्चा लगाने का पैसा लगता है। तो ये चीज़ें एसपी के कंट्रोल में हैं, तो वो देखें कि कहाँ पे ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है जहाँ पे पुलिस पैसे खा रही है। तो जहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्योंकि करप्शन है, तो उस करप्शन को कम से कम आप ख़त्म तो नहीं कर सकते कि हर बंदा अगर चोर होगा तो कैसे ख़त्म होगी, लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हो ना। आप करप्शन को कंट्रोल कीजिए, 90% इश्यूज जो हैं वो लोगों के उसी से रिजॉल्व होंगे। और ये जो तुगलकी फरमान आपको ऊपर से आ रहे हैं, हमारा रिजेंटमेंट भी आप इसी तरह उनको लिख के भेजिए जैसे वो भेजते हैं कि इनको खाली कराओ। यहाँ से आप लिख के भेजिए जनाब, यहाँ तो लोग मरने के लिए तैयार। इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, लार्जर गेम। ये लिख सकते हैं जनाब, नहीं लोग तोड़ने देंगे। लोग हर जगह पे इकट्ठे हैं, लेकिन लोग भी इकट्ठे हैं। इनको बीच में कोई ऐसा बंदा डाला जाएगा, ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। सुबह अगर किसी को 500 मिलेगा, किसी को 1000 मिलेगा। अपना ज़मीर हम लोग बेचते हैं यार, कोई नहीं बेचता, कोई नहीं खरीदता ऐसे। हम लोग ज़मीर बेचते हैं, फिर हम लोग रोते हैं अपने मुतल्लिक़। अपना ज़मीर मत बेचो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, अपनी ताकत खुद बनो। फिर अगर तुम्हारे पास कोई पंगा करता है, फिर हम मौजूद हैं, फिर कोर्ट मौजूद है, अदलिया मौजूद है, फिर वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन कम से कम अपना आप तो ना बेचो। इतनी तकरीरें सुना के मेरा गला यार, मैंने सुबह से पानी पिया, नाश्ता नहीं किया, ठीक है। इतनी बातें सुना के इधर से क्यों बड़ो कारी को घेरो तो बहुत चंगी गल करें, कल भूल जाएंगे। कल फिर ये उसी के पीछे बोलने वाला कोई नहीं है सर, भूलेंगे नहीं। मैं चाहता हूँ ये लोग भूलेंगे, सब भूल गए। और ये लोग भूले ना, और अपने हक को समझें यार। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप ये ना देखें कि हमारी नाली महल्ले की बनी या नहीं बनी, डंगा बना या नहीं बना। आप ये देखें कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, हमारे तालीम में जो है उस्ताद वहाँ पे अच्छे हैं, डेली आ रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं उसमें डॉक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल की डॉक्टर मतलब कंडीशन ठीक है, वहाँ दवाई है या नहीं है। अगर नहीं है हमें बताओ यार। अगर आपसे कुछ नहीं होता, आपको डर लगता है, हमें बताओ। हम कम से कम चिट्ठी तो लिख सकते हैं ना भाई कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लेकिन बताएगा को लिखेंगे किसके नाम पर? पहले तो ये तो बोलो ना, लिखना किसके नाम पर है? आपने सिर्फ इतना करना है कि हम लोगों का भी बोलो, जितने हमारे गाँव में उन्हें गाँव में अपना जितनी भी हमारी टीम्स हैं, ठीक है, कम से कम हम आपकी आवाज़ तो बन सकते हैं। और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे खड़पेंची करें यार। लेकिन अब हम ये भी नहीं होने देंगे कि एमएलए का बेटा ही एमएलए बने, एमएलसी का बेटा ही। अब तो एमएलसी कौंसिल खत्म होगी, अपने बच्चों को क्यों नहीं, आपके बच्चे क्यों नहीं बन सकते? और मेरा एक ही काम था, मौलवी का काम, मौज़िन का काम क्या होता है? अजान दे। मैंने अजान दे दी है। कोई नमाज पढ़ेगा अपनी कब्र में जाएगा, नहीं पढ़ेगा अपनी कब्र में जाएगा। पंडित का काम है सुबह उठ के घंटी बजाना, शंख बजाना, लोगों को बताना भाई सुबह हो गई है, आओ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। रागी का काम है सुबह सुबह गुरुद्वारे में उठ के राग लगाना।
वो काम मैंने भैया कर दिया। मैंने किसी को नहीं कहा तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। मेरा काम आप तक मैसेज पहुंचाना था, वो मैंने पहुंचा दिया। मैंने अजान दे दी। नमाज पढ़ना भैया आपका काम है। नमाज अगर आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे। अगर अजान पर कोई मतलब उसमें आओगे आगे, अपने लिए आओगे, नहीं आओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को सवाब मिल जाएगा अजान देने का, मुझे उतना ही चाहिए। मेरे को अपनी अल्लाह की ज़ात को राज़ी करना है। मैंने किसी मोदी या डोदी को या किसी और लीडर को मैंने राज़ी नहीं करना। शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे एडवोकेट सैयद ज़ीशान, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, कई मुद्दों पे बातचीत की। खालसा न्यूज़ के लिए इसरार काज़मी की छोटी सी पेशकश थी। आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।